You hope you all are fine and doing very well. Today we are going to discuss about basics of the ECG जो कि हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की जो हमारी सीरीज ऑलरेडी चल रही है उसका पार्ट है. वीडियो थोड़ी लेट आई मीन टू से डैट के वीडियो जो है वो बेसिकली लेट अपलोड कर रहा हूँ या लेट अपलोड हो जाएगी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा गैप ले लिया फिजियो के बाद बेसिक ऑफ ईसीजी करवाने पर. लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मंथ के अंदर अंदर मैं ईसीजी तो मेरा ख्याल है एक हफ्ते में कवर हो जाएगी, ठीक है. और उसके बाद हम फिर आएंगे पैथो की तरफ और आफ्टर ऑल वही हम आगे फार्मा की तरफ और इसको कंबाइन करके हम फिर आएंगे मेडिसिन की तरफ, ठीक है. होप सो कि यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल फ्रॉम माई लेक्चर्स. जो भी है कुछ, मैं एक बहुत ही बड़ा इंसान या टीचर नहीं हूँ, मैं भी एक मामूली सा स्टूडेंट हूँ जो कि चाहता है कि जो मैंने गेन किया वो अब तक पहुँचा सकूँ. सो नेवर कंपेयर विथ अदर टीचर्स, ठीक है. मैं एक बहुत मामूली सा इंसान हूँ. तो बेसिक्स ऑफ ईसीजी पर मैंने एक बुक भी बनाई है, लिखी है आप कह सकते हो, लेकिन ये नहीं कि वो सिर्फ मेरी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपको साइटेशंस ढूंढनी पड़ती हैं अच्छी अच्छी वाली, उनसे आप फिर वो डाटा उठाते हो. कुछ आपकी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है या कुछ आपके पर्सनल लेक्चर्स होते हैं, नोट्स होते हैं जिनको आप कंपाइल अप करके एक नोटबुक या कुछ भी आप कह लो कि छोटी सी बुक बनाते हो, तो वो मैंने बनाई है. तो मैं उसी बुक को लेकर आपको बेसिक्स ऑफ द ईसीजी करवाऊंगा टोटल A to Z, और वही बुक मैं आपको इस वीडियो के एंड पे लिंक के साथ अटैच कर दूंगा ताकि आप सभी डाउनलोड कर लो. और डाउनलोड करने के बाद एक लेक्चर लो, लेक्चर लेने के बाद उस जो बुक में जो रिव्यू है वो करो. इंशाल्लाह आपको ईसीजी जो है वो फिंगर टिप्स पे होगी. तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ द ईसीजी. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इट्स फन, ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स बेस्ड ऑन कंसेप्चुअलिज्म, ठीक है ना. फैक्ट्स नहीं है इसमें इतने ज़्यादा. आपकी अगर फिजियो अच्छी होगी, आपको पता होगा कि हमारा हार्ट काम कैसे करता है, ठीक है ना, तो ऑफकोर्स आपको ईसीजी भी मज़ा आएगा पढ़ने में. तो इस वजह से मैंने फिजियो एनाटमी पहले करवाई ताकि आपको बेसिक्स ऑफ द ईसीजी अच्छे से पता लग जाए अगर आपने वो फिजियो के लेक्चर देखे हुए हैं, ठीक है ना. ईसीजी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम फिजियोलॉजी हो सकती है क्योंकि ये इट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ठीक है. लेकिन होप सो कि मैं आपको इजी वर्डिंग और एवरेज डिटेल जो कि आपको ज़रूरी है वो बता सकूं, ठीक है. इससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि हाउ आई लर्न ईसीजी. तो भाई मैंने कोई एक बुक नहीं देखी, मैं पहले एग्जॉस्टेड होता था खुद, लेकिन एक मुझे बहुत ही अच्छी बुक मिली ईसीजी मेड इजी, तो वो मैंने फॉलो की. तो डेट्स कह सकते हो कि गोल्ड स्टैंडर्ड बुक टू लर्न बेसिक्स ऑफ द ईसीजी. तो मैंने उसी को किया और उसके बाद मैंने मेरे खुद के नोट्स से, ठीक है ना, उसके बाद मास्टरिंग ईसीजी फ्रॉम द डॉक्टर नजीब, आफ्टर ऑल माई मेंटर भी हैं, तो उन्हीं के लेक्चर्स को नोट किया और एक बहुत बड़ी डिटेल में मैंने बेसिक्स ऑफ ईसीजी पर एक जो है वो नोट्स बनाए. और उसके बाद आफ्टर ऑल एक वेबसाइट है LITTFL, तो उनमें उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ समझाया हुआ है हर चीज़ टोटली कार्डिक ईसीजी से रिलेटेड. दुनिया जहाँ की इंटरप्रिटेशन है वो वहाँ पर आपको मिलेगी. तो ये मैंने सोर्सेज बता दी, अपने इन्हीं सोर्सेज को लेकर मैंने वो बुक बनाई है और उसी बुक को लेकर ये अब जो है मैं आपको अपनी ईजी वर्डिंग में जो एवरी डिटेल जो कि आपको ज़रूरी है वो दूंगा. तो सबसे पहले तो आ जाओ कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ कार्डिक डिजीज, ठीक है. हम ईसीजी को यूज़ ही क्यों करते हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि टू डायग्नोस हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, नॉट ओनली हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है. कुछ बाज़ औक़ात हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस भी हो जाते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस होते हैं वो बेसिकली हमारे हार्ट पर इफेक्ट करते हैं, ठीक है. जब हार्ट पर इफेक्ट करेंगे तो डैट मीन्स के ज़ाहिर बात है कि ईसीजी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आपके हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है. तो डैट मीन्स के हार्ट की इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस होगा तो हार्ट पर असरअंदाज होगा, हार्ट पर असरअंदाज होगा तो डैट विल शो ऑन द ईसीजी पेपर, ठीक है. तो ईसीजी इज यूजफुल टू डिटेक्ट फॉलोइंग एबनॉर्मेलिटीज. कौन कौन सी हो जाती हैं, सबसे पहले तो आप याद रख लो कि कार्डिक एरिथमियाज, यू नो व्हाट, आगे मैं डिटेल के साथ करवाऊंगा. कार्डिक एरिथमिया जो है, आपको अगर अटैक होता है ना, हार्ट अटैक होता है, फॉर एग्जांपल लैड में ब्लॉकेज आ गया, ठीक है ना, लेफ्ट असेंडिंग आर्टरी में, ठीक है, ठीक है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, सॉरी असेंडिंग में कह रहा हूँ. तो अगर उसमें आ जाता है ब्लॉकेज तो डैट मीन्स के उसके ब्लॉकेज के आगे वाला पार्ट जो है उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा. जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो डैट मीन्स के आइंस वगैरह प्रॉपर नहीं मिलेंगे. जब आइंस नहीं मिलेंगे तो वो जो कार्डिक एक्टिविटी ना वो स्टॉप हो जाएगी. उसके बाद आपको क्या होगा, कार्डिक एरिथमियाज हो जाते हैं. एरिथमियाज में क्या होता है कि आपकी जो हार्ट बीट्स है वो सर्टेन लेवल पर जाकर जो तेज होना शुरू, जो सबसे खतरनाक है आई थिंक वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है, जिसकी वजह से बंदे की डेथ भी हो जाती है. मेनली जो हार्ट अटैक के पेशेंट है उनमें जो कहते हैं ना पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही खाने की सजा मिला, तो डैट मीन्स कि उसको कार्डिक एरिथमिया हुआ था, ठीक है ना. तो कार्डिक एरिथमिया में कौन सा हुआ था, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई थी, ठीक है. उसके बाद आ जो कंडक्शन डिफेक्ट्स, ठीक है. कंडक्शन डिफेक्ट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सब डॉक्टर्स का आप कह सकते हैं कि एज एग्जांपल देते हैं, उसमें आ जाओ तो वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, ठीक है. ये बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल का सिंड्रोम है. होता क्या है कि डिफरेंट जो आर्टरिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान एक एबनॉर्मल पाथवे बन जाता है, जिसकी वजह से लेफ्ट आर्टरिया और लेफ्ट आर्टरियम जो वो एक दूसरे के खिलाफ बीट करते हैं, ठीक है ना. तो ये वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम है, ठीक है. और कौन सी एबनॉर्मेलिटी है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन और इस्कीमिया. याद रखनी बात हमेशा आपने ये कि इन्फेक्शन ओवर हुआ है तो डैट मीन्स कि ST
एलिवेशन होगा, ठीक है। और अगर इस्कीमिया हुआ अभी तक, ठीक है ना, इन्फेक्शन होता कब है, पहले बेसिकली इस्कीमिया ही होता है, ठीक है। इस्कीमिया के बाद इन्फेक्शन की सिम्टम्स आती हैं। इस्कीमिया का मतलब ये है कि अभी सिर्फ आर्टरी ब्लॉक हुई है, दैट मीन्स कि जहाँ से ब्लॉकेज हुई है उसके अगले वाला पार्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर अपना हार्ट ड्रा करूँ, ठीक है, और ये मेरी एक आर्टरी है, यहाँ पर अभी सिर्फ अभी ताज़ा ब्लॉकेज हुई है, तो दैट मीन्स कि अभी यहाँ पर जो ब्लड है उसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन वगैरह है कि वो इस एरिया को अभी सप्लाई कर देती है। इसको हम इस्कीमिया कहते हैं, ठीक है। जब ये सप्लाई या ये न्यूट्रिशन खत्म हो जाएंगे प्रॉपर, तो दैट विल लीड्स टू इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मीन्स कि यहाँ पे जो सेल्स हैं वो नेक्रोटिक होना शुरू हो जाएंगे, वहाँ उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो तब हमें एसटी एलिवेशन देखने को मिलेगी। होप सो यू विल अंडरस्टैंड एंड वेरी वेल, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, तो कौन कौन से और हो सकते हैं इन्फेक्शन इस्कीमिया पढ़ी हमने, मायोकार्डियल हाइपरट्रोफी, ठीक है, मायोकार्डियल हाइपरट्रोफी, इसमें राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी भी हो सकता है, इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी भी हो सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंटली जो वो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 5 इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है हाइपरक्लीमिया, हाइपोक्लीमिया। बोथ ऑफ देम विल बी लीड टू द एरिथमियास, ठीक है ना, लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमियास, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह इसको भी हम लास्ट में देखेंगे इसी बेसिक्स ऑफ ईसीजी में, लेकिन इस वीडियो में नहीं, क्योंकि वो मेरे जो बुक है उसके लास्ट में मैंने हाइपरक्लीमिया हाइपोक्लीमिया बताया हुआ, तो नॉट इन दिस वीडियो, ठीक है। उसके बाद हम कौन सी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं ईसीजी से, तो टॉक्सिसिटी ऑफ सर्टेन ड्रग्स लाइक डाइजॉक्सिन, ठीक है, डाइजॉक्सिन। कुछ ड्रग्स जो है वो लीड्स टू एरिथमिया करती हैं, ठीक है ना, लीड्स टू एरिथमिया, ठीक है, जिसकी वजह से होता ये है कि एरिथमिया की सारी बात है, अपनी एक क्लासिकल फाइंडिंग है ऑन ईसीजी, तो हम फिर ईसीजी करते हैं और हमें फिर ईसीजी के बाद क्या होता है पता लग जाता है कि विच काइंड ऑफ एरिथमिया ही द पेशेंट गॉट, ठीक है, ही जो भी है। उसके बाद यहाँ पर एक मैसेज देना चाह रहा हूँ मैं, वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली इन आवर गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल होता क्या है कि जब एक इंटर्नी की जो हम हाउस जॉब करते हैं उसमें होता है कि मोस्ट ऑफ द जो हाउस ऑफिसर्स होते हैं वो या तो सर्जरी के डिपार्टमेंट्स होते हैं या न्यूरोलॉजी या अदर स्पेशलिटीज लाइक स्किन ट्रॉमा वगैरह वगैरह इस तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब वो जब पोस्टेड होती है, उनकी पोस्टिंग होती है, तो उनको बेसिक्स ऑफ द ईसीजी तक नहीं पता होता, आंखों देखा हाल है, ठीक है। इवन इट्स नॉट अबाउट इंटर्नी बट इट्स आल्सो अबाउट एफसीपीएस ग्रेजुएटेड, ठीक है ना, जिन्होंने एफसीपीएस कर लिया हुआ है। मैंने जिनके साथ मेरी पिछले साल, इस साल तो मैं कर पाया, लेकिन पिछले साल जिनके साथ मैंने काम किया जो डॉक्टर थे एफसीपीएस जनरल सर्जरी के वो डॉक्टर थे, तो उनके पास आई मीन ना बैठा ओपीडी में एक पेशेंट आ गया, ठीक है, तो उनके पास ईसीजी थी, तो मैं हैरान हो गया था कि उनको ईसीजी रीड करना नहीं आ रही, तो उन्होंने उसको कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर दिया। तो तब मैं थोड़ा मुझे हौसला हुआ कि भाई तैयब तो अगर थोड़ा सा ना पीना पड़ेगा तो नॉट टेंशन एट ऑल, थोड़ा सा चिल भी कर लिया कर, लेकिन मैं चिल करता हूँ, बहुत ज़्यादा चिल करता हूँ, और यही मुझे आफ्टर ऑल टेंशन देती है कि भाई कुछ कर ले, ठीक है, भला हो जाएगा तेरा। तो लेकिन ये है कि आपको ईसीजी बेसिक्स ऑफ द ईसीजी आनी चाहिए, एक फ़न होता है, ये बिल्कुल फ़न की तरह मैं आपको करवाऊंगा, तो होप सो कि यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल, ठीक है। तो बीइंग अ गुड डॉक्टर मैं तो चाहता हूँ कि आप एक अच्छे डॉक्टर बनो, एक अच्छे फिजिशियन बनो, तो आपके लिए ये बेस्ट है कि आपको ये ईसीजी लर्न करना आना चाहिए या रीड करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो बेसिक्स ऑफ द ईसीजी में, बेसिक्स ऑफ ईसीजी में आखिर इंक्लूड क्या क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो ईसीजी स्ट्रिप आपके पास आ जाती है, फॉर एग्जांपल कोई भी ईसीजी स्ट्रिप आपके पास आ जाती है, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो उसका भाई हार्ट रेट चेक करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द फर्स्ट ऑफ विच जो आप फॉलो करोगे वो होगा हार्ट रेट, ठीक है। उसके बाद द सेकंड थिंग यू शुड नीड टू फॉलो टू चेक ईसीजी एबनॉर्मेलिटीज, वो आपने चेक करना है कि रिदम में आया कि रेगुलर इरेगुलर है या इरेगुलर है, दो तरह के इवेंट्स होते हैं, ठीक है। जो दूसरा है वो है हार्ट रिदम, ठीक है, हार्ट रिदम, ठीक है, हार्ट रिदम हो गया, हार्ट रेट हो गया। इस वीडियो में हम ये हार्ट रेट और हार्ट रिदम के बारे में देखेंगे। अब जो तीसरी चीज आती थी बेसिक ऑफ द ईसीजी में वो है एक्सिस, ठीक है। एक्सिस बड़ा रोल अदा करता है कि आया कि एक्सिस हम एक्चुअल में हाइपरट्रोफी पता लगा सकते हैं इजी वर्ड में, इजी में, ठीक है ना। तो एक्सिस जो है वो इंपॉर्टेंट है, राइट एक्सिस होता है, हो सकता है या लेफ्ट एक्सिस हो सकता है, एक्सट्रीम राइट हो जाता है, एक्सट्रीम लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये बंडल ब्रांच ब्लॉक में भी हमें देखने को मिलता है, और ये हाइपरट्रोफी के केसेस में भी हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर जो है आर वेव टूवर्ड्स द हाइपरट्रोफी जो है वो प्रोलॉन्ग हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो पी वेव, मोस्ट इंपॉर्टेंट पी वेव हमें देखने को मिलता है। पी वेव हमें तकरीबन जो ईसीजी में डायग्नोस करके देती है वो पीआर इंटरवल, ठीक है, प्रोलोंगेशन शॉर्ट एंड, वो हमें ब्रेडिकार्डिया टाइप की कार्डिया के बारे में बताती है, या एवी नोडल ब्लॉक्स वगैरह जितने भी हम ब्लॉक्स पढ़ेंगे ना, फर्स्ट डिग्री ब्लॉक्स, सेकंड डिग्री ब्लॉक्स जो है, सेकंड डिग्री मोबिस टाइप 1, सेकंड डिग्री मोबिस टाइप 2, ठीक है, और उसके बाद कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, उसमें पी वेव का पीआर इंटरवल का सारा रोल है, ठीक है ना, और कहीं कहीं जो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का भी रोल है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ
5 पे पी आर इंटरवल, ठीक है। ये पी वेव और पी आर इंटरवल इन दोनों का जो है ब्लॉकेज में काम होता है ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद आ जाओ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद आ जाओ तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मेरा फेवरेट है, जो कि मेरा ख्याल है सबका ही फेवरेट होना चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस जो है इससे रिलेटेड ही आ रहे होते हैं, तो डैट इज एस टी सेगमेंट। अगर एस टी एलिवेशन है तो इन्फेक्शन, और अगर एस टी डिप्रेशन है तो इट्स मीन्स इट्स इस्कीमिया, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो टी वेव है, ठीक है, और यू वेव है। यू वेव बेसिकली हमें नज़र नहीं आती आम नॉर्मल ईसीजी में, लेकिन ये हमें मिलती है किन में, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस में, लाइक हाइपरकलीमिया, हाइपोकलीमिया वगैरह में, ठीक है। ये थे बेसिक्स ऑफ द ईसीजी। हम इसमें क्या क्या देखेंगे, हार्ट रेट देखेंगे, रिदम देखेंगे, एक्सिस देखेंगे, पी वेव देखेंगे, पी आर इंटरवल देखेंगे, उसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखेंगे, एसटी सेगमेंट एंड एट द एंड टी एंड यू वेव्स। अब इन सब चीज़ों को हमने लिंक करना है कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ, तब जाकर हमें ईसीजी की जो है वो समझ आएगी, ठीक है। सबसे पहले तो हार्ट रेट कैसे आपने मालूम करना है, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। तो सबसे पहले जो कि मैंने बताया कि हम जो है वो हार्ट रेट को देखेंगे और इसमें इस वीडियो में हार्ट रिदम को देखेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर इतना बर्डन पड़े एक वीडियो को लेकर। लेकिन इंशाल्लाह जो मैं हफ्ते के अंदर अंदर ये पूरी की पूरी ईसीजी कवर करवा दूंगा। होप्स हो कि अगर मुझे सुस्ती या कहानी ना हो, ठीक है, तो ट्राई करूंगा मैं कि पूरी करवा दूँ। अब आ जाओ हार्ट रेट पर। जो फर्स्ट थिंग जो हम ईसीजी में देखते हैं वो ये है। अब मैंने जितनी बुक्स पढ़ी है ना, ये नहीं कि मैंने सब बुक्स को पूरा पढ़ा है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं एक बुक पढ़ता था तो एग्जॉस्टेड हो जाता कि यार ये क्या, मतलब क्या कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना, इस तरह से बंदा एग्जॉस्टेड होता है मेडिकल स्टूडेंट। तो जब मुझे समझ नहीं आती थी तो मैं फिर दूसरी बुक देखता था, यार ये देख के लेता हूँ, ये पढ़ लेता हूँ, या कुछ वेबसाइट्स वगैरह यूज़ कर देता हूँ। तो आफ्टर ऑल एट द एंड मुझे एक अच्छी बुक आखिरकार मिल ही गई, ठीक है। तो वो फिर मैंने टू द एंड मैंने वो ही यूज़ की, और उसके साथ मैंने वेबसाइट यूज़ की, उसके साथ मैंने अपने लेक्चर्स नोट्स यूज़ किए और लेक्चर लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने यूज़ की, और इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड कह सकते हैं कि वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में 4 चीज़ों का कम्बिनेशन है, माई लेक्चर्स, माई नोट्स, द वेबसाइट फ्रॉम विच आई लर्न द ईसीजी डिटेल में, ठीक है। उसके बाद द बुक आई फॉलो, दैट इज ईसीजी मेड ईजी। तो इन्हीं 4 चीज़ों को लेकर मैंने बुक भी बनाई है, ठीक है। तो एक ईजी बर्निंग में आपने एक्सप्लेन की है, ठीक है। होप्स ओके यू विल फाइंड ईजी दैट बुक। उसके बाद आ जाओ हार्ट रेट। हार्ट रेट तो मैंने जो जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं उसमें 3 तरह के हार्ट रेट मेजरमेंट बताए हुए हैं। फर्स्ट वन इज क्या है, वो ये है कि स्मॉल बॉक्सेस को गिना जाए, ठीक है। उसके बाद लार्ज बॉक्सेस को गिना जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लार्ज की बात करते हैं, उसके बाद स्मॉल की, और उसके बाद फिर आर इंटरवल को काउंट किया जाए एक मैक्सिमम स्ट्रिप है, ठीक है ना, क्योंकि एक जो ईसीजी की स्ट्रिप होती है ना बेसिकली वो 1 मिनट की होती है, ठीक है। वो हम आगे देखते हैं। अब आ जाओ दी स्टैंडर्ड पेपर स्पीड। सबसे पहले तो आपको स्पीड पता होनी चाहिए पेपर की, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पेपर, ठीक है। हार्ट रेट ऐसे नहीं पता चल जाता। व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्पीड ऑफ पेपर। तो भाई ओवरऑल वर्ड पाकिस्तान में तो यही यूज होता है पेपर, बाकी दुनिया का मुझे नहीं पता। जो ओवरऑल है वो है 20 मिलीमीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है पेपर की, ठीक है। अब यहाँ पर स्मॉल स्केयर, ठीक है, उनकी लेंथ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर वन स्मॉल स्केयर है, उसकी लेंथ क्या होती है, उसकी लेंथ होती है 1 मिलीमीटर, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 0.04 सेकेंड्स, मिली सेकेंड, सॉरी मिली सेकेंड नहीं, सेकेंड्स ही होता है, सॉरी ये हो गया सेकेंड्स। अगर इसको हम कन्वर्ट करें मिली सेकेंड्स में तो ये 40 मिली सेकेंड्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 5 स्मॉल स्केयर, ठीक है। 5 स्मॉल स्केयर डैट मीन्स के 5, तो यहाँ पर 5 मिलीमीटर। अब 5 को 0.04 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो डैट मीन्स के ये बनते हैं 0.2 सेकेंड्स, डैट मीन्स के 200 मिली सेकेंड्स, ठीक है। और उसके बाद आ जाओ लार्ज स्केयर। तो 5 लार्ज स्केयर जो हैं, 5 लार्ज स्केयर इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। ये थी स्केयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। अब आ जाओ लार्ज स्केयर मेथड, हाउ टू डिटरमिन हार्ट रेट, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने जो पहला मेथड देखना है वो ये देखना है कि लार्ज स्केयर मेथड, ठीक है। अब लार्ज स्केयर मेथड को हमने कैसे देखना है, रिकॉल दैट 300 लार्ज स्केयर इज इक्वल टू 1 मिनट। अब पेपर स्पीड जो है बेसिकली एक मुकम्मल जो ईसीजी की स्ट्रिप होती है ना, मुकम्मल ईसीजी की स्ट्रिप वो बेसिकली 1 मिनट पर कंसिस्ट कर रही होती है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने लार्ज स्केयर्स को गिनना है, ठीक है। लार्ज स्केयर को गिनना है, ठीक है। लार्ज स्केयर को गिनने के बाद आपने करना क्या है, आपने उसको डिवाइड कर देना है,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ कहने से मुराद ये है कि फॉर एग्जाम्पल इट्स अ स्ट्रिप, ईसीजी की स्ट्रिप है, उसमें 1 मिनट की ईसीजी स्ट्रिप होती है, उसमें टोटल 300 लार्ज स्केयर होते हैं, ठीक है, 300 लार्ज स्केयर होते हैं। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना ये है कि जो आर इंटरवल के दरमियान जितने भी लार्ज स्केयर होंगे ना, उनको आपने काउंट कर लेना है, ठीक है। जब आप काउंट कर लेंगे तो होगा क्या, जितने भी फॉर एग्जाम्पल ये अगर मैं यहाँ पर ड्रा कर दूँ ईसीजी 1, तो ये आपका 1 आर इंटरवल हो गया, ये थोड़ी सी मैंने टी वेव दिखा दी, और यहाँ पर फिर पे टी वेव, और फिर ये, और ये, ठीक है, ये आर वेव है, ये आर वेव है, इसके दरमियान जो इंटरवल है ये आर इंटरवल है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि इसके दरमियान जितने भी लार्ज स्केयर आ रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल ये मैं कर लेता हूँ 4, ठीक है, अगर मैं 4 करूँ तो डेट मीन्स के 4 लार्ज स्केयर आते हैं। अब मैंने करना क्या कि अब मैंने 300 को डिवाइड कर देना 4 से, ठीक है। अब 4 से करूँगा तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 75 बीट्स पर मिनट्स, ठीक है। और अगर यहाँ पर 5 लार्ज स्केयर हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल 5, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 2 लार्ज स्केयर आ जाते हैं, ठीक है, तो डेट मीन्स के 150 इसका बीपीएम है, डेट मीन्स इसको टैकीकार्डिया हुआ है, ठीक है ना। तो टैकीकार्डिया की आगे क्लासिफिकेशन है कि कौन सा टैकीकार्डिया होता है, सुप्रामेट्रिकल होता है, वो हम आगे देखेंगे कि हम किस तरह से एनाटॉमिकल लोकेशन को देखते हुए उसको नाम देते हैं टैकीकार्डिया को, ठीक है। तो ये था हार्ट रेट लार्ज मेथड, ठीक है, कि लार्ज स्केयर मेथड से हमने जो है हार्ट रेट को कैसे डिटरमिन करना है, ठीक है। अब आ जाओ स्मॉल स्केयर। अब सिमिलर टू अबव, यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अपने पूरी ईसीजी स्ट्रिप पर वहां पर 300 होते थे, अब 300 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 5 के साथ, ठीक है, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 15 होते हैं। डेट मीन्स के स्मॉल स्केयर जो है टोटल, यहाँ पर अगर मैं लिख दूं मेथड नंबर 2 स्मॉल स्केयर मेथड, ठीक है, तो यहाँ पर आपने करना क्या है, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो तो ये होता है 15, ठीक है। 15 क्यों 15 होते हैं, क्योंकि एक लार्ज बॉक्स में 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं, ठीक है। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 5, ये कितने हो गए, ये 1500 हो गए। तो डेट मीन्स के 1500 स्मॉल बॉक्स होते हैं, ठीक है, 1500 स्मॉल बॉक्स होते हैं ईच एवरी मिनट स्ट्रिप में। अब आपने क्या करना है, अगर आप स्मॉल बॉक्स को देख रहे हो, ठीक है, तो स्मॉल बॉक्स को देखते हुए आपने करना है क्या है कि 1500 ऊपर रखना है, और जितने स्मॉल बॉक्स आपने गिने, फॉर एग्जांपल 5 स्मॉल बॉक्स हैं, तो आपने इसको डिवाइड कर देना है, तो दैट विल लीड टू 300 बीपीएम। इट्स अ, बता सकता है कोई मुझे यहाँ पर ये कौन सा टैकीकार्डिया हो सकता है, कोई भी, एनीवन है, तो वीडियो है ये मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड करनी है, लेकिन फिर भी तुक्का लगा सकता है कोई अपने ध्यान में, तो इट्स अ वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1500 डिवाइडेड बाय, हमने आर इंटरवल के दरमियान कितने स्मॉल बॉक्स देखे, हम कह देते हैं कि यहाँ पर मैंने 10 देखे, तो डेट इज आल्सो 150। अभी भी भाई टैकीकार्डिया हमें 100 से नीचे आना है, ठीक है। अगर हम 1500 से डिवाइड करें तो डेट मीन्स की 15 तो ये 100 बीपीएम हो जाएगा, इट्स नॉर्मल, ठीक है। तो ये थी स्मॉल बॉक्स की कहानी, ठीक है। अब जो स्मॉल बॉक्स है ना, हम इनको कब यूज़ कर सकते हैं, इस मेथड को कब यूज़ कर सकते हैं, इस मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं कि फास्ट रेगुलर रिदम, अगर किसी बंदे की बड़ी ही रेगुलर रिदम है, पहली बात रिदम रेगुलर है, इरेगुलर ना हो, रेगुलर रिदम हो लेकिन फास्ट हो, फास्ट होगी तो इससे क्या होगा कि हमें एक अच्छे तरीके से टैकीकार्डिया देखने को मिल जाएगा, एज लाइक टू प्रोवाइड मोर एक्यूरेट रेट देन लार्ज स्केयर। अगर हम किसी बंदे को टैकीकार्डिया होगा ना, टैकीकार्डिया होने के बाद अगर हम उसको लार्ज स्केयर मेथड से नोट डाउन करते हैं तो हमें इतनी एक्यूरेट बीपीएम नहीं मिलेगा जितना इस स्मॉल स्केयर मेथड को करने से मिलेगा, ठीक है। तो याद रखने का, अगर कोई बंदा आपके पास टैकीकार्डिक का पेशेंट आ जाता है तो आपने स्मॉल स्केयर मेथड को फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड एंड द लास्ट दैट इज आर वेव मेथड। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले तो आर वेव्स देखेंगे कि कितनी ज़्यादा है पूरी ईसीजी स्ट्रिप पर। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि दिस इज़ अ लॉन्ग 1 मिनट 60 सेकेंड जो है वो ईसीजी स्ट्रिप है, ठीक है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर अब ईसीजी एक एक्यूरेट वे में बनाना मुश्किल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ पर यूँ कर लेता हूँ बस, ठीक है। ये आर वेव्स ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, सॉरी फॉर डैट, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वो कहना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है कि आर वेव्स दिखाई है मैंने, ठीक है ना। वो कह रहा है कि पूरी ईसीजी स्ट्रिप पर जितने भी आर वेव्स है ना उनको काउंट डाउन करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 और इसके बाद 11 12 13, ठीक है। सिंपल वे में हम यूँ कर लेते हैं कि 11 12 13 को रहने देते हैं क्योंकि माई मैथ इज़ वेरी वीक, सीधी सी बात है। अब हमने करना क्या, फॉर एग्जाम्पल अब हमने करना ये है कि इसको मल्टीप्लाई कर देना है 6 के साथ,
ठीक है 6 के साथ क्यों, क्योंकि ये जो लॉन्ग स्ट्रिप है ये 60 सेकंड्स के इक्वल है। अब होगा क्या कि जितने भी आर हैं उनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 6 के साथ, दैट मींस कि 10 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 60 बीपीएम। इट्स अ नॉर्मल हार्ट रेट फॉर एन एडल्ट। ठीक है, तो आपने आर वेव मेथड को इस तरह से यूज करना है। अब इसको यूज कहाँ पे करना है, ठीक है, अब इसको हम यूज कहाँ पे कर सकते हैं, ये बेसिकली इरेगुलर रिदम्स है ना, ठीक है, ऊपर हमने स्मॉल स्केल की बात की, हमने रेगुलर रिदम को नोट डाउन करना है। लेकिन जो इरेगुलर रिदम है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं एक इरेगुलर रिदम बना दूं, एनीवन टेल मी कि इस रिदम को हम क्या नाम देंगे, एनीवन टेल मी। ये वाला जो रिदम है, आर वेव प्रोग्रेशन हुई है, आर वेव पुअर प्रोग्रेशन हुई है साथ ही, दिस इज टर्सेडेस डिपोन्टेस। ठीक है, अब देखो ये तो इरेगुलर रिदम है, देखो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बहुत, इसकी एम्पलीट्यूड बहुत कम है, इधर ज्यादा, इस इधर और भी ज्यादा, इधर और ज्यादा, ठीक है, फिर ये दोबारा से कम हो गया, इट्स कॉल्ड इरेगुलर रिदम। ये ज्यादातर हमें देखने को मिलता है टेकिकार्डियाज में, ये टॉर्सिडस डिपोन्टेस है, इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें आर वेव, आर टू आर वेव जो है वो काउंट करेंगे और फिर उनको जो नंबर 6 है उसके साथ जो है हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से हमें जो है हार्ट रेट जो है वो मिल जाएगा। ये सारे का सारा मैंने बुक में लिख दिया हुआ है। बाकी इंटरप्रिटेशन अडल्ट्स में नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल हार्ट रेट जो है बेसिकली वो 62, सॉरी 10 लिख दिया मैंने, 6200 बीपीएम होता है। यहाँ पर मैं बीपीएम एक मरतबा ही लिख रहा हूँ। ठीक है, हम अगर टैकीकार्डिया की बात करें तो इट्स लार्जर देन 100, और सारी बात है ब्रेडिकार्डिया तो डैट मीन्स इट्स लोअर देन 60। उसके बाद आ जाओ तो नॉर्मल हार्ट रेट इन द चिल्ड्रन, ये मैंने एज के साथ साथ दिए हुए बुक में, तो इनको आप खुद ही देख लेना। होप सो यू विल अंडरस्टैंड वेल वेल टिल नो व्हाट इज अ हार्ट रेट एंड हाउ टू डिटरमाइन हार्ट रेट इन डिफरेंट कंडीशन और सिचुएशंस। ठीक है, अब आ जाओ हार्ट रिदम। ठीक है, छोटा सा एक टॉपिक है, इतनी लंबी वीडियो नहीं होगी इसके ऊपर। व्हाट इज हार्ट रिदम। ठीक है, हार्ट रिदम क्या है, हार्ट दी रिदम इज बेस्ट। बेसिकली हम इसको देखते कहाँ पर है, रिदम को अगर हमने बेस्ट एनालाइज करना है तो हम जो 12 लीड ईसीजी है उसको हम देखते हैं। ठीक है, बेस्ट सीन इन लीड 2। सबसे पहली बात, जो बेस्ट रिदम हमें देखने को मिलता है वो लीड 2 पे देखने को मिलता है। आई डोंट नो कि इसके ऊपर क्या कह सकते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, लेकिन जो बुक्स ने दिया हुआ है वही मैं फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे का जो लॉजिक है मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि आई एम नॉट ए कार्डियोलॉजिस्ट टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, जब कार्डियोलॉजिस्ट बनेंगे तब की तब देखी जाएगी कि लीड 2 में ही हमें हार्ट रिदम बेस्ट देखने को क्यों मिलता है। ठीक है, अगर हमने कोई चीज़ डायग्नोज भी करनी है तो भी, तो आई डोंट नो, लेकिन जब बनेंगे तब की तब देखी जाएगी। लेकिन अभी इसमें बेसिक की तरफ ही है तो बेसिक को ही करते हैं, इतना डीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हार्ट रेट जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है रेगुलर इरेगुलर रिदम, ठीक है, और एक होता है इरेगुलर रिदम। अब रेगुलर इरेगुलर रिदम में होता क्या है, फॉर एग्जांपल जो मैंने स्टडी किया उसमें वो ये कहना चाह रहा है, जिसको मुझे तकरीबन अगर मैं ईसीजी पर देखता था उसी को सर्च कर करके भाई रेगुलर इरेगुलर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे रेगुलर इरेगुलर की गूगल पे ईसीजी स्ट्रिप्स मिली ही नहीं, ठीक है ना, होंगी लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो वो फिर मैंने घंटे लगा के जो भी है जैसे भी किया कर लिया आफ्टर ऑल। तो वो जो एक सिंपल सी, अब मैं जो बात बताऊंगा ना उस पर आप हंसोगे, ठीक है ना, लेकिन वो बात मैंने समझ के समझा रहा हूँ आपको। लेकिन अगर आप इस बात को समझे बगैर खुद देखोगे ना कि भाई वो समझाना क्या चाह रहा है, तो आपको भी यूं ही घंटों लगेंगे। लेकिन शुक्र करो कि ये बात समझा कर मैं आपको एक ही वर्ड में बता रहा हूँ, जो मुझे घंटों लगे कि आखिर में भाई ये सब कहना क्या चाह रहा है। तो वही जो वर्डिंग है जो मैंने समझा मुश्किल वर्डिंग में, उसी को मैं आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो दो तरह के हार्ट रिदम होते हैं। पहला ये कि रेगुलर इरेगुलर, ठीक है। अब रेगुलर इरेगुलर में वो भाई साहब ये समझाना चाह रहे थे, आई डोंट नो कि क्यों इतनी टिपिकल लैंग्वेज यूज़ की हुई थी, ठीक है ना, एक मामूली सी जुबान भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में एक ईसीजी स्ट्रिप भी दे सकते थे कि भाई ये लो देख लो। मुझे क्या होता था कि जब भी मैं कोई चीज़ भी देखता था मैं उसकी ईसीजी निकाल के देखता था कि मुझे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो बाई व्यूइंग ईसीजी, कि भाई ईसीजी मिल रही है जो वो कह रहा है या नहीं, ठीक है ना। तो अगर वो नहीं मिलती थी इससे फिर मैं एग्जॉस्टेड होता था कि भाई ये कुछ और कह रहा है, ईसीजी कुछ और बता रही है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बंदे को एग्जॉस्टेड करती हैं, ठीक है। तो जो मैंने बुक लिखी है उसमें मैंने कोई ऐसी वर्डिंग नहीं यूज़ की जिसकी आपको समझना है। तो रेगुलर इरेगुलर की मुझे ईसीजी स्ट्रिप नहीं मिली, तो दैट्स वाई वो मैंने ईसीजी स्ट्रिप मैंने अपनी बुक में भी नहीं डाली एज अ पिक्चर। तो उसके लिए मैं यहाँ पर माजरत खाऊँ, और माजरत खां के साथ साथ मैं उसको यहाँ पर समझाने की भरपूर कोशिश करूँगा कि व्हाट इज रेगुलर इरेगुलर रिदम। अब इसमें होता क्या है, इट्स अ रिकरेंट पैटर्न ऑफ द इरेगुलरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल होती ये है कि एवरी थर्ड कम्प्लेक्स जो है वो सूनर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर मैं 3 कम्प्लेक्सेस बनाऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज फर्स्ट वन, ठीक है, और दिस वन इज, सॉरी मुझे मेंटेन करनी पड़ेगी कितनी लेंथ होती है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये एक कम्प्लेक्स हो गया,
ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स हो गया। अब यहाँ पर मैं दूसरा बना रहा हूँ किसी और कलर से, ठीक है, ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए। समझो ये आप सेम ही कर लो, ठीक है, सेम ही है, दोनों कॉम्प्लेक्स सेम है। अब वो कह रहे हैं कि एवरी थर्ड कॉम्प्लेक्स जो है वो सूनर आ जाता है। सूनर के करने से मतलब कि ये देखो, ये यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, ये पहला कॉम्प्लेक्स, ये दूसरा, ये दोनों की लेंथ जो है वो बिल्कुल एक दूसरे की सेम है। अब जो तीसरा कॉम्प्लेक्स है वो कहना चाह रहा है कि वो सून स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप बात करो कि वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि इस कॉम्प्लेक्स के दरमियान इंटरवल और इस कॉम्प्लेक्स के दरमियान इंटरवल है, साफ साफ पता लग रहा है कि भाई ये इंटरवल ज्यादा है, ये कम है। तो यही बात वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि पहले तो रेगुलर रिदम होता है, ये इतना जो रिदम है ये रेगुलर है, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक जो रिदम है ये इरेगुलर है। तो दैट्स व्हाई इट्स नेम रेगुलर इरेगुलर रिदम। होप सो कि यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर मैं एक और डेमोस्ट्रेशन से समझाने की कोशिश करूं तो उसने तो एवरी थर्ड कॉम्प्लेक्स की बात की थी ना, तो यहाँ पर मैं आपकी आसानी के लिए मैं ईसीडी ज़्यादा लंबी कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी पहली होगी, ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी, और ये हम चौथी ले लेते हैं, चौथी को हम ले लेते हैं सूनर। इससे आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लेट एज्यूम कि इस कम्प्लेक्स के दरमियान और इस कम्प्लेक्स के दरमियान सेम इंटरवल टाइम है, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा बन गया, लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि इसमें इस कम्प्लेक्स में दोनों से छोटा है। तो डैट मीन्स कि एवरी थर्ड कम्प्लेक्स, जो कि मैंने फोर्थ बना दिया आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने बनाया फोर्थ कम्प्लेक्स, ताकि आपको इजी समझ आ जाए कि ये इंटरवल भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन ये जो है ये शॉर्ट है। तो पहले रेगुलर रिदम होता है, फिर उसके बाद इरेगुलरिटी होती है। तो दिस इज एन इरेगुलर इरेगुलर रिदम, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड रिदम पर, दैट इज कॉल्ड इरेगुलर एंड इरेगुलर, नॉट इरेगुलर रेगुलर, ठीक है ना। इस रिदम का नाम ही इरेगुलर इरेगुलर। वो कहना क्या चाह रहा, वो कहना चाह रहा कि भाई कम्प्लेक्सीज आपस में मिलते ही नहीं है। कैसे नहीं मिलते? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक रिदम बनाऊँ, ठीक है, और एक रिदम यहाँ पर बनाऊँ, और एक रिदम को मैं लंबा कर दूँ और फिर इसको छोटा बना दूँ और फिर एक इतना लंबा बना दूँ, तो डैट मीन्स के ये देखो, इसके दरमियान तो चलो गैप समझ आता है, इसके दरमियान की इंटरवल ये सेम है, लेकिन भाई इस इंटरवल का भी तो कुछ करना है, ठीक है। ये भी इरेगुलर है, ठीक है, ये भी इरेगुलर है और ये भी इरेगुलर है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट्स नेम इरेगुलर इरेगुलर। और ये ज़्यादातर हमें एट्रियल फिब्रिलेशन में देखने को मिलता है, इरेगुलर इरेगुलर इंटरवल। होप सो कि यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल, ठीक है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ हार्ट रेट और हार्ट रिदम के बारे में आज हमने किया। तो होप सो कि आपको ये जो समझाया है मैंने आपको समझ आ चुका हो। मैंने कोई एक कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज़ नहीं की, एवरी इन डिटेल जो कि आपके लिए ज़रूरी है वो मैंने आपको इस वीडियो में करवाई है। ये कोई वीडियो हार्डली कोई 35 मिनट्स की है या इससे कम है, ठीक है। अभी नहीं पता मुझे कितनी मिनट्स की होगी, क्योंकि इसको मैंने अभी एडिटिंग करनी है, एडिटिंग करने के बाद इसको थोड़ी सी मैंने जो स्पीड है उसको बढ़ाना है, तब जाकर मुझे पता चलेगा कि हार्डली ये कोई 30 मिनट्स की होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। होप सो यू एंजॉय द वीडियो। और इस वीडियो के साथ मैं अपनी जो बुक है उसका लिंक भी दे दूंगा, ताकि आप लेक्चर लो और लेक्चर लेने के बाद रिव्यू कर लो। यकीन मानो आपको फिंगर टिप्स पर होगी आपकी ईसीजी। सो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा कार्डिक एक्सरसाइज होगा, और नेक्स्ट ऑन टी लैंड तो नहीं हम कह रहे, लेकिन कार्डिक एक्सिस के बाद जो जो चीज़ें आएंगी वो हम देखेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडीज़ को टाइम देने की कोशिश किया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।